सांस्कृतिक जीवन। चोल शासन में भक्ति आंदोलन का और भी विकास हुआ। इस आंदोलन का मंदिरों से गहरा संबंध था। चोल साम्राज्य के विस्तार और संसाधनों के बल पर चोल राजाओं ने विशाल मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, कांची आदि। इन राजाओं के विशाल परिवार होते थे और विशाल महल भी, जिनमें भोजन कक्ष, लंबे चौड़े बाग और जीने आदि होते थे। उदाहरण के लिए हमें उनके सरदारों के 7 मंजिला और 5 मंजिला मकानों की बात सुनने को मिलती है। दुर्भाग्य से उस काल के महलों में से आज एक भी महल शेष नहीं बचा है। चोल राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम आज तंजावुर के पास बसा एक छोटा सा गांव है, मगर राजाओं और मंत्रियों के शानदार महलों तथा धनी सौदागरों के रहने के उतने ही शानदार मकानों के वृत्तांत उस काल के साहित्य में मिलते हैं। दक्षिण में मंदिर निर्माण की कला चोल शासन में ही अपने चरम पर पहुंची। इस काल में वास्तुकला की जो शैली प्रचलित हुई उसे द्रविड़ कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग दक्षिण भारत तक ही सीमित थी। इस शैली की प्रमुख विशेषता गर्भगृह के ऊपर मंजिल पर मंजिल बनाया जाना है। मंजिलों की संख्या 5 से 7 तक होती थी और उनकी एक खास शैली होती थी जिसे विमान कहते हैं। मंडप नाम का खंभों वाला कक्ष, जिसमें बहुत अधिक नक्काशीदार खंभे होते थे और जिसकी छत सपाट होती थी, आमतौर पर गर्भगृह के सामने होता था तथा वो सभा भवन का काम करता था और दूसरे बहुत से कार्यों में भी प्रयोग में लाया जाता था। उदाहरण के लिए अनुष्ठान के समय नृत्य के लिए इसका प्रयोग होता था। ये नृत्य देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां तथा देवदासियां करती थीं। कभी कभी गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा भी बनाया जाता था ताकि भक्त उसकी परिक्रमा कर सकें। इस गलियारे में अनेक दूसरे देवताओं की मूर्तियां रखी होती थीं। पूरा ढांचा एक खुले दालान के बीच होता था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें होती थीं और इन दीवारों में ऊंचे भव्य द्वार होते थे, जिनको गोपुरम कहते हैं। कालांतर में विमानों की ऊंचाई और बढ़ी, दालानों की संख्या भी बढ़कर 2 या 3 हो गई तथा गोपुरम अधिक से अधिक सुसज्जित होते गए। इस तरह मंदिर लघु नगर या महल बन गए और उनमें पुरोहितों तथा दूसरे बहुत से लोगों के रहने के लिए कमरों की व्यवस्था भी होती थी। आमतौर पर मंदिरों को अपने खर्च के लिए राजस्व मुक्त भूमि दान में मिल जाती थी। उन्हें धनी सौदागरों से भी भारी भारी दान मिलते थे। कुछ मंदिर तो इतने समृद्ध हो गए कि वे व्यापार करने, ऋण ब्याज पर देने और व्यापारिक उद्यमों में भाग लेने लगे। वे कृषि के सुधार, तालाबों और कुओं की खुदाई आदि पर तथा सिंचाई की नालियों की व्यवस्था पर भी धन खर्च करते थे। मंदिर निर्माण कला की द्रविड़ शैली का एक आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम में 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर है। लेकिन इस शैली के सबसे सुंदर और सुसज्जित उदाहरणों में से एक है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मंदिरों के दालानों में राजाओं और रानियों की मूर्तियां लगाना चोलों का नियम था। वहीं गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर टूटी फूटी हालत में है, पर यह भी चोल काल की मंदिर निर्माण कला का एक और सुंदर उदाहरण है। दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए। चोलों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों ने और होयसलों ने मंदिर निर्माण का काम जारी रखा। धारवाड़ जिला और होयसल राजधानी हालेबीड में मंदिर बड़ी संख्या में है। इनमें सबसे शानदार मंदिर होयसलेश्वर मंदिर है, जिसे चालुक्य शैली में बनाया गया है। ये चालुक्य शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन मंदिरों में सुंदर नक्काशी वाली पट्टिकाएं हैं जो एक व्यस्त जीवन का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं, जैसे नृत्य, संगीत तथा युद्ध और प्रेम के दृश्य। इस तरह जीवन धर्म से गहराई से जुड़ा था। आम आदमी के लिए मंदिर मात्र पूजा का स्थान ही नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला का स्तर बहुत ऊपर उठा। इसका एक उदाहरण श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा है। मूर्ति कला का एक और पहलू छवि निर्माण था, जो भगवान शिव के नृत्य मुद्रा के रूप में सामने आया। इस मूर्ति को नटराज कहा गया। इस काल में मूर्ति कला अपने चरम पर जा पहुंची। इस काल के नटराज की मूर्तियां, खासकर वे जो कांसे से बनी होती थीं, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। भारतीय और विदेशी संग्रहालयों में इसके अनेक सुंदर नमूने देखने को मिलते हैं।
इस काल में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने कला और साहित्य संरक्षण दिया। संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा माना जाता था तथा अनेक राजा, विद्वान और दरबारी कवि उसमें रचनाएं करते थे। फिर भी इस क्षेत्र की भाषाओं में साहित्य का विकास इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तमिल प्रदेश में 6वीं और 9वीं सदियों के बीच नयनार और अलवार कहलाने वाले अनेक लोकप्रिय संत हुए जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के उपासक थे। 12वीं सदी के आरंभिक भाग में इन संतों की रचनाओं को तिरुमुराई नाम से 11 जिल्दों में संकलित किया गया। इसे पवित्र माना जाता है और 5वां वेद समझा जाता है। कंबन को 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के आरंभिक भाग का कवि माना जाता है। इस काल को तमिल साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है। कंबन कृत रामायण को तमिल साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि कंबन एक चोल राजा के दरबार में रहते थे। दूसरे बहुत से लोगों ने भी रामायण और महाभारत से विषय ग्रहण किए और इस तरह वे इन महाकाव्यों को जनता के और पास ले आए। तमिल के बाद कन्नड़ इस काल में साहित्य की भाषा बनी। राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसल शासक कन्नड़ और तेलुगु दोनों को संरक्षण देते थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी। कन्नड़ के विकास में अनेक जैन विद्वानों का भी योगदान रहा। पंपा, पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के 3 रत्न माने जाते हैं। हालांकि वे जैन धर्म से प्रभावित थे, पर उन्होंने रामायण और महाभारत से लिए गए विषयों पर भी लिखा था। नन्नय्या ने, जो कि चालुक्य राजा के दरबार में थे, तेलुगु में महाभारत की रचना की। उनके शुरू किए काम को 13वीं सदी में टिकन्ना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक क्लासिक रचना है जिसने बाद में अनेक लेखकों को प्रेरित किया। इस तरह हम देखते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी तक का काल दक्षिण भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का ही काल नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक विकास तथा व्यापार, वाणिज्य और कृषि के विकास का भी काल था। चोल शासन और स्थानीय स्वशासन। राजा पहले की ही तरह चोल प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। समस्त सत्ता उसके हाथों में थी, पर उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए राजा प्राय देश का दौरा करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। इन्हें सेना के 3 अंग कहा जाता था। पैदल सेना आमतौर पर भालों और तलवारों से लैस होती थी। अधिकांश राजाओं के अपने अंगरक्षक होते थे जिनको अपना जीवन देकर भी राजा की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो 13वीं सदी में केरल आया था। उसने अपने वृत्तांतों में बताया था कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिता पर जल मरते थे। हो सकता है कि इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो। जैसा कि हमने कहा, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर तथा कुछ समय तक बंगाल की पूरी खाड़ी पर भी वर्चस्व रहा। चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले क्षेत्र थे तथा अलग अलग प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले क्षेत्र भी थे। पर्वतवासी और वनवासी पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडू था। इसमें अनेक गांव होते थे जिनके बीच नातेदारी का घनिष्ठ संबंध और अन्य दूसरे घनिष्ठ संबंध भी होते थे। तालाबों, कुओं आदि सिंचाई के साधनों के कारण या पर्वतवासियों और वनवासियों को खेतीहर बनाकर जब नए क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जाता था तो नाडुओं की संख्या बढ़ जाती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार भी बढ़ा और इन्होंने भी कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेश में नदियों को मिलाकर वलनाडु बनाए गए थे। चोल राज्य को 4 मंडलों यानी प्रांतों में बांटा गया था। कभी कभी राजकुमारों को प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था। अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमियों के रूप में पारिश्रमिक दिए जाते थे। इसके अलावा चोल राजाओं ने राजमार्ग का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी था और सेना की गति के लिए भी। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तथा कुछ ऐसे विशालकाय व्यापार संघों का उदय हुआ जो जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। इन व्यापार संघों को गिल्डो कहा जाता था। चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कावेरी और दूसरी नदियों का उपयोग किया गया। सिंचाई के लिए अनेक तालाब बनाए गए। भू राजस्व में सरकार का भाग तय करने के लिए कुछ चोल राजाओं ने
भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया, पर सरकार का भाग ठीक ठाक कितना था यह हम नहीं जानते। भूकर के अलावा चोल राजाओं की आय व्यापार पर लगी चुंगी, पेशों पर लगे करों तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित थे। चोल शासक समृद्ध थे तथा वे नगरों को बसाने और मंदिरों तथा शानदार स्मारक बनवाने का बोझ उठा सकते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चोल कालीन अभिलेखों के कारण हमें चोल साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है। हमें दो सभाओं का ज्ञान है जिनको उर तथा सभा या महासभा कहा जाता था। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन हमें महासभा के कामकाज का अधिक ज्ञान है। ये ब्राह्मणों के गांव में, जिनको अग्रहार कहा जाता था, वयस्क पुरुषों की सभा होती थी। ये गांव ब्राह्मणों से आबाद थे तथा इनमें अधिकांश भूमि राजस्व मुक्त होती थी। गांव के मामले एक कार्यकारी समिति संभालती थी, जिसमें संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति या तो पर्चियां डालकर या बारी बारी चुने जाते थे। हर 3 साल पर इन सदस्यों को पद मुक्त होना पड़ता था। भू राजस्व के आकलन और संग्रह, न्याय आदि में सहायता के लिए दूसरी समितियां भी होती थीं। महत्वपूर्ण समितियों में एक थी तालाब समिति, जो खेतों के लिए पानी के बंटवारे पर निगाह रखती थी। महासभा नई मशीनों को आबाद कर सकती थी तथा उन पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वो गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर भी लगा सकती थी। इन चोल गांवों में प्रचलित स्वशासन एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था दूसरे गांवों में भी कमोबेश सफल रही, लेकिन उनकी स्वायत्तता को सामंतवाद के विकास ने सीमित कर दिया था। राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए अधिकारी नियुक्त करके शासकों ने नाडुओं की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयत्न किया। चोल शासन घरेलू और विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ बढ़ते नगरीकरण का काल था। नागपट्टनम चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के नाविकों और अरबों के लिए व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। दस्तकारी और गैर खेतीहर मालों का व्यापार भी बढ़ा। इसमें मंदिरों की भी सक्रिय भूमिका रही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।